नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग्स है, कौन कौन सी मेडिकेशंस है, किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्विक वीडियो रहेगी क्योंकि एक बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CNS फार्माकोलॉजी एज वेल एज साइकोमोटर साइकियाट्रिक इलनेस एंड ऑल्सो योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे एंटी एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी। ठीक है जी, एंजाइटी की ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। अब ये एंजाइटी किस तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, अगर हम यहाँ बात करें न्यूरोकेमिकल पर्सपेक्टिव से, तो एंजाइटी के केस में हमारे पास दो एक जो हमारे पास जो मेजर न्यूरोकेमिकल है वो रहेगा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और साथ के साथ आपके पास यहाँ पे गाबा ट्रांसमिशन, जिसे हम गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, उनकी ट्रांसमिशन कम हो जाती है यहाँ पे। अगर हम सिम्टम्स बताएं यहाँ पे, तो सिम्टम्स रिलेटेड है आपके अनकंट्रोल्ड थॉट से, मीन्स अनकंट्रोल्ड थॉट्स, अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस, thought process, and also anxiety involves the uncontrolled and also the non-stop speech, non-stop speech। ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है, घबराहट देखने को मिलती है, ये सारी कंडीशंस आपको एंजाइटी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेजर चीज हमें देखने वाली है दैट इज द न्यूरोकेमिकल्स, जो कि रहेंगे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन की एक तरीके से एक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हाइपर एक्टिविटीज या ओवर एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। साथ के साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजाइटी का ये रहता है, इट इज शोन दैट इट कैन शो ओवर एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, मीन्स बेफालतू का सोचना, बेफालतू की चीज़ें करना, बिन मतलब की चीज़ों को सोचना। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एंजाइटी। एंजाइटी में देखिए, अगर हम बात करें, हमारे जो दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स है यहाँ पे, जो कि रहेंगे आपके पास, हमारा मेजर जो टारगेट एरियाज रहेगा, हमारा जो मेजर टारगेट एरिया रहेगा वो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने का रहेगा। सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसका लेवल एंजाइटी के केस में हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, डिप्रेशन के केस में इसका लेवल कम हो जाता है, बिकॉज इंडिविजुअल सैड हो जाता है या फिर उदास हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो सेकंड जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो है गाबा, गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड, या फिर गाबामिनर्जिक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, गैमा माइनोब्यूटारिक एसिड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमें हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू बेसिकली ट्रीट एंजाइटी। तो हमें एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के लेवल को कम करना पड़ेगा और गाबामिनर्जिक ट्रांसमिशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जितना भी अभी प्रीवियस CNS फार्माकोलॉजी में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है। हम विथ रिस्पेक्ट टू योर गाबामिनर्जिक ट्रांसमिशन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन ट्रांसमिशन, उनके रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें बोलेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्लासेस की ड्रग्स नहीं रहेगी यहाँ पे, वी ओनली हैव सम मेजर क्लास ड्रग्स। तो अगर मैं ड्रग क्लासिफिकेशंस में आऊँ, तो सबसे पहले एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल यूज बेंजोडाइएज़ेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है, इनका बहुत ही एक वाइड स्प्रेड यूज होता है, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में भी इनका यूज हो रहा है और कई हर डिप्रेशन में भी इनका यूज होता है। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दीज आर दी गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन देते हैं, ये बेसिकली गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। फैसिलिटेटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि दे इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ड्यूरेशन नहीं, दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा गाबा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल ओपनिंग। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इवेंचुअली क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा, Cl नेगेटिव का कंटेंट बढ़ेगा। Cl नेगेटिव का कंटेंट अगर बढ़ेगा तो वहां पे जनरेट होगा IPSP, इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, दैट विल इवेंचुअली लीड टू योर कामनेस और सेडेशन। और एंजाइटी के केस में हमें इंडिविजुअल को ठंडा ही करना है, तो बेसिकली कामनेस की कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और कामनेस ही हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओवर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ओवर एक्टिविटी को कम कैसे करेंगे, बाय डिक्रीजिंग दी बाय इंक्रीजिंग दी गाबा एक्टिविटी दैट कैन प्रोड्यूस योर
बेसिकली आईपीएसपी। देखिए सिंपल सी बात है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो है वो जनरेशन, अगर हम बात करें सीएनएस के अकॉर्डिंग, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन हैप्पी हार्मोन है, और जब आप हैप्पी होते हो तो आप एक्साइटेड होते हो, तो ये ईपीएसपी की जनरेशन करेगा। अगर वहीं पे जो गाबा है दैट इज अ सिडेटिव नहीं बोलूंगा, दैट इज अ इनिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये रहेगा आईपीएसपी की जनरेशन करेगा। ठीक है, इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यहाँ पे ड्रग्स कौन कौन सी रहती है, ड्रग्स के बारे में भी लिख लेते हैं। ड्रग्स के पीछे कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वी विल बेसिकली यूज डाइएज़ेपाम। ठीक है, एज़ेपाम क्लास की ड्रग्स होती है जो कि आपकी बेंजोडाइजेपिन्स होती है। कौन कौन सी ड्रग्स है वो देख लेते हैं। हम ज्यादातर केसेस में डायजेपाम का यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होता है, और ये डायजेपाम एक बहुत ही वाइड रेंज यूज्ड ड्रग है, इसका बहुत सारे एरियाज पे एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी बोल लो। ठीक है, और साथ के साथ जो मैं आपको यहाँ पे एंजाइटी, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो भी हम एंजियोलाइटिक, या फिर हम इसको, इन ड्रग्स को हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एंजियोलाइटिक ड्रग्स। ये जो आपके पास एंजियोलाइटिक ड्रग्स है ना, इनका यूज एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी होता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस का मतलब है कि जब एनेस्थीसिया देने से पहले इंडिविजुअल घबराहट हो रही है, उसे वो डरा हुआ है, तो उसको काम डाउन करने के लिए, ताकि जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो आसानी से हो सके, तो वहां पे हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स, वी यूज दीज ड्रग्स। तो ठीक है, डायजेपाम हो गया, और साथ के साथ वी ऑल्सो यूज शॉर्ट एक्टिंग भी हो जाती है कई, ये जो मीडियम एक्टिंग है लोराजिपाम हो गई, साथ के साथ एल्प्राजोलाम हो गई। ये सारी ड्रग्स है जिनका यूज हो रहा है फॉर योर एंजाइटी ट्रीटमेंट। और साथ के साथ और कुछ ड्रग्स हो गई, जैसे क्लोरडायज पर ऑक्साइड, क्लोरडायज पर ऑक्साइड, तो इनका यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर एंजाइटी। एंजाइटी के ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। सिंपल सी ड्रग्स है। बेंजोडाइजेपिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से है, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन देते हैं, फ्रीक्वेंसी गाबा मीडिएटेड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, वहां पे जाके बेसिकली क्या करेंगे, दे विल बेसिकली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, देन क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा, क्लोराइड का कंटेंट बढ़ेगा तो आईपीएसपी जनरेट होगा, आईपीएसपी जनरेट होगा तो कामनेस प्रोड्यूस होगी, एंड इट विल बी इवेंचुअली ट्रीट द कंडीशन ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लास की ड्रग आ जाती है, वी ऑल्सो हैव सम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सेकेंड क्लास में हमारे पास आ जाती है कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में हमने कुछ, सिर्फ ज़्यादा ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर लिया है। मेजर जो यूज़ हो रही है, मेजर जो ड्रग्स यूज़ हो रही है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यस, एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास बेसिकली ज़्यादातर केसेस में वी विल यूज़ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, we will use the selective serotonin reuptake inhibitors and we will use the tricyclic antidepressant। इनका यूज हो रहा है, ये बेसिकली सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। ठीक है जी, और साथ के साथ यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का भी यूज हो रहा है एज अ टीसीएस। ठीक है जी, साथ के साथ कुछ और हमारे पास ड्रग्स है। ठीक है, और ड्रग्स जैसे कौन कौन सी कैटेगरीज में आ गई, एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक बीटा ब्लॉकर का भी यूज कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटा ब्लॉकर है आपके पास प्रोपैनोलॉल। प्रोपैनोलॉल प्रोपैनोलॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है अगर हम देखें एक सीएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनका यूज, प्रोपैनोलॉल का यूज आपकी माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सेस में भी होता है। ठीक है, माइग्रेन प्रोफाइल एक्सेस, माइग्रेन की देखिए प्रोफाइल एक्सिस का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए माइग्रेन एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे बेसिकली वी हैव द वेजोडाइलेशन, वी हैव द डायलेशंस इन योर एरिया क्रेनियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो माइग्रेन की अभी तक कोई एक पर्टिकुलर थेरेपी नहीं है, तो माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में भी इनका यूज होता है, कई हद तक इनका यूज होता है। और प्रोपेनोलॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कामनेस प्रोडक्शन भी कर सकती है, तो बीटा ब्लॉकर है, बीटा एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी, बिकॉज जब आप घबराते हो, घबराने की कंडीशन में यू हैव एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, योर हार्ट रेट इज बेसिकली इंक्रीजिंग, आपका हार्ट रेट बढ़ता रहेगा, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रोपेनोलॉल की भी जरूरत पड़ेगी, तो बेसिकली कामनेस प्रोड्यूस करने को, कामनेस कंडीशन या सेडेटिव कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए था। क्योंकि हार्ट डायरेक्ट लिंक्ड है, हार्ट जितना जल्दी ब्लड पंप करेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा पूरी बॉडी में, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जितनी जल्दी होता रहेगा उतनी ज़्यादा कंडीशन वर्स होती जाएगी। साथ के साथ कुछ हमारे पास और ड्रग्स है जिनका यूज़ हो रहा है, जैसे कि सिलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वहाँ पे हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती है, जैसे डुलॉक्सिटिन और वेनलाफैक्सिन। डुलॉक्सिटिन डुलॉक्सिटिन और वेनलाफैक्सिन, इनका भी यूज हो रहा है। तो बेसिकली
कुछ हद तक इनका भी यूज़ रहेगा। तो बेसिकली कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए, कामनेस की कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए इनका ज़्यादातर केसेस में इनका यूज़ रहेगा। ठीक है जी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते थे दैट आर यूज इन बेसिकली एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंटी एंजाइटी में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस कर लिए, तो ज़्यादा इसमें फंसने वाली चीज़ें नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं पॉइंट्स ही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्लास रहती है जिसे हम बोलते हैं एज अ प्रायोन क्लास, एज अ प्रायोन क्लास। अब इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है और सबसे पहले मैं इस क्लास का एक्शन बता देता हूँ। इस क्लास में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से है कि ये 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 1A रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? एगोनिस्ट एक्शन। लेकिन ये एगोनिस्ट एक्शन किस तरीके का है? पार्शियल। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन की प्रॉपर्टी दे रहा है एट 5-HT1A रिसेप्टर, जिसके कारण बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा ये किसके रिलीज को? सेरोटोनिन के रिलीज को। सेरोटोनिन के जो रिलीज है उसको ये डिक्रीज करेगा। जब सेरोटोनिन का रिलीज आपका कम होगा तो बेसिकली 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, जिसे हम सेरोटोनिन ही बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन, उसकी वैल्यू कम होगी तो आपकी एंजाइटी की कंडीशन ट्रीट होगी। अब यहाँ पे एडवांटेज बहुत रहती है, मैं एडवांटेजेस भी बताऊंगा यहाँ पे साथ के साथ। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बताता हूँ। एज अ प्रियोन ना ही ये सिडेशन प्रोड्यूस करेगा, जो पिछली हमने ड्रग्स पढ़ी जैसे कि आपकी डायजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम, क्लोराडायज पेरोक्साइड, ये सब सिडेशन प्रोड्यूस कर सकती है। दे आर सिडेटिव ड्रग्स बिकॉज ये कैटेगरी में ही आ रही है। कौन सी कैटेगरी में आ रही है? दीज आर सिडेटिव ड्रग्स, दीज आर सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पहले तो हो गया ये बेटा, सॉरी, सिडेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। साथ के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके का विड्रॉल सिंड्रोम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का आपको विड्रॉल सिम्टम्स सिंड्रोम या फिर विड्रॉल सिम्टम्स का अर्थ क्या होता है कि आपने ड्रग हटा दी, ड्रग हटाने के बाद कुछ सिम्टम्स दिखने लग गए, ठीक है, या फिर कुछ और आपको एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखने के मिल गए जो कि एक CNS डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे किसी भी तरीके की मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी अगर डोज बढ़ जाती है या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मान लो बेंजोडाइजेपिन की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर सकती है, लेकिन इसका हमारे पास एक एंटीडोट रहता है जो कि रहता है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, फ्लूमाजेनिल को हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। मसल मूवमेंट्स को ये पर मसल मूवमेंट्स को भी स्लो डाउन करती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एज अ प्राइम क्लास में जो ड्रग्स रहती है उनमें कोई भी मसल एक्शन में मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी ये नहीं देती है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी टॉलरेंस नहीं होती यहाँ भी, ड्रग की किसी भी तरीके की टॉलरेंस नहीं होती। तो ये हमारे पास ये जो 4 आपको मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एडवांटेजियस पॉइंट्स है इन केस ऑफ योर एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अब ड्रग्स कौन कौन सी है उसको भी लिख लेते हैं, ड्रग्स के बिना तो जा नहीं सकते ना। तो ड्रग्स लिख लेते हैं कौन कौन सी है आपके पास। ड्रग्स बेसिकली हमारे पास रहती है आइसाप्रायोन, आइसाप्रायोन और बसप्रायोन। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी इन दी एज अ प्रायोन क्लास ड्रग्स। तो इतना ही था अबाउट एंटी एंजाइटी ड्रग्स। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू बता देता हूँ आपको। एंजाइटी इट इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल हैज एन इंक्रीज्ड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन कंटेंट एंड डिक्रीज्ड GABAergic एक्टिविटी which leads to overactivity of the body. Also, the individual has an uncontrolled thought process and is basically having a non-stop speech. Basically, anti-anxiety or anxiolytic drugs are also used as pre-anesthetic medications to calm the person, the patient, so that the surgical procedure can be done easily. The drugs that are used basically in firstly, the major target areas are for decreasing the 5-hydroxytryptamine content and increasing the GABAergic activity. So we have the drugs that are classified. First category we have the benzodiazepine. The major mechanism of benzodiazepine is that they have a GABA facilitate reaction. They increase the frequency of GABA ligand gated ion channel, which basically increases the chloride content inside the cell to generate IPSP, and eventually it will generate calmness. The drugs basically are diazepam, lorazepam, alprazolam and chlorodiaz peroxide. These drugs are sedative, and also if there is any sort of toxicity, we have a particular antidote called as flumazenil. Therefore, these drugs are used over barbiturates. Second, we have some antidepressant drugs, basically that are selective serotonin reuptake inhibitors, just like fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, and some of the we also have the tricyclic antidepressant drugs.
which are basically used. For example, mirtazapam or mianserin. These are the drugs that are basically used for the antidepressant activity. Then we have a very important drug, that is the beta blocker, that is propranolol, which is also used in the migraine prophylaxis. Basically, propranolol is used to basically normally it decreases your heart rate, because in the anxiety condition the individual has an increased symptomatic activity so that to slow down that activity we basically use propranolol to decrease the heart rate. And at the fourth point, we have the selective non-adrenaline reuptake inhibitors, that are duloxetine and lafaxine. One of the most important and fifth class, that is azaprion class. Its major mechanism of action is that it basically has a partial agonist activity on the 5-hydroxytryptamine 1A receptor, which basically decreases the serotonin release. Azaprion class has a very important advantage, that these drugs are not sedative, they do not have any withdrawal symptoms, they are not tolerant, they have no serious muscle relaxant activity, therefore they are very safer in use for the short term treatment of anxiety. Basically, for the short term treatment of anxiety, we use basically benzodiazepines such as diazepam and alprazolam, which are short acting and medium acting drugs. So in the azaprion class, we have the two important drugs, busprion and isoprion. So this was all about anti anxiety drugs. Thank you so much for watching. Till then, keep learning and keep enjoying.